गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको तीसरी कविता समझाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। इस कविता के रचयिता श्री कुमार नारायण जी हैं। इन्होंने इस कविता में कविता के अस्तित्व की चर्चा की है। कविता क्या है ये समझाने का प्रयत्न किया है, ये समझाया है कि कविता क्या है। आइए मैं कविता को पढ़ करके आपको समझाता हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता एक कल्पनाओं की उड़ान है। जिस प्रकार से चिड़िया अपने पंखों से उड़ान भरती है, कविता भी उड़ान भरती है। कविता भी कवि की कल्पनाओं के सहारे उड़ान भरती है। अगली लाइन है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि कविता की उड़ान में और चिड़िया की उड़ान में कुछ अंतर है। आगे हम समझेंगे। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। देखिए, चिड़िया जो होती है वो घर के बाहर, घर के भीतर, इस छत से उस छत तक, इस घर से उस घर तक, इस पेड़ से उस पेड़ तक उड़ान भरती है। मतलब चिड़िया जो है वो इस घर से उस घर तक, इस पेड़ से उस पेड़ तक उड़ान भरती है। लेकिन जो कविता होती है वह इस घर से उस घर तक का मतलब है कि वह पूरे समाज में उड़ान भरती है। कवि की कल्पना जो है, कवि ये कहना चाहता है कि चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित होती है, जो 2, 4, 6 किलोमीटर तक सीमित होती है। लेकिन जो कविता की उड़ान है वो असीमित होती है। इसीलिए उसने कहा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि कविता की उड़ान असीमित है और चिड़िया की उड़ान सीमित है। अगले स्टैंजा पर, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहता है कि जिस प्रकार से फूल किसी पौधे पर, किसी वृक्ष पर खिलता है, उसी प्रकार से कविता भी एक कवि के विचारों के सहारे या कवि के मन में जन्म लेती है। फूल जो है वो किसी पौधे पर खिलता है और कविता किसी कवि के मन में विकसित होती है। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल जो है वो कविता के विकसित होने को नहीं समझ सकता। वह अपने विकसित होने के बारे में समझ जाता है, समझता है, लेकिन कविता के विकसित होने को वो नहीं समझ पाता। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखिए, फूल विकसित होता है अपनी सुंदरता से, अपनी महक से, अपने आसपास के परिवेश को प्रसन्नता देता है और उसको आनंदित करता रहता है। इसी प्रकार से कविता जो है कवि के मन में जन्म लेकर के अपनी सुंदरता से मतलब अपने काव्यगत सौंदर्य से, यानी अपने शिल्प सौंदर्य से और भाव सौंदर्य से लोगों को प्रसन्नता प्रदान करती है। अगली लाइन है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने।
फूल जो है खिलता है, महकता है और एक दिन मुरझाकर गिर जाता है, सूख जाता है, उसका अंत हो जाता है। लेकिन कविता जो है वो कवि के मन में जन्म लेकर, कवि की लेखनी से प्रसूत होकर, कवि की लेखनी से जन्म लेकर वह अमर हो जाती है। फूल जो है नश्वर है, जबकि कविता जो है वो अमर है। इसीलिए कवि ने कहा कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल के जाने। फूल तो मुरझाकर गिर जाता है, लेकिन कविता जन्म लेकर जो है अमर हो जाती है। जैसे कि हम सूर कबीर तुलसी की कविताओं का आनंद आज भी लेते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि यहाँ पर कविता की तुलना, उसकी समानता बच्चों के इस खेल से करता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहता है कि कविता जिस प्रकार से बच्चा खेल खेलता है, बच्चा खेलता है अपने खिलौनों से, और कवि खेलता है शब्दों से। कहने का मतलब है कि कविता शब्दों का खेल है। जिस प्रकार से बच्चा अपने खिलौने से खेल खेलता है, कवि अपने शब्दों से कविता की रचना करता है। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चा जब खेलता है तो घर के बाहर खेलता है, अंदर खेलता है, पड़ोस में खेलता है, सभी जगह खेलता है। और बच्चे के खेल में एक विशेष बात ये होती है कि वो किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। बच्चा जातीय, सांप्रदायिक या धार्मिक कोई भेदभाव किसी से नहीं करता। और इसी प्रकार से जो कविता होती है वह भी किसी से भेदभाव नहीं करती। इसलिए कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। तो ये इसका भावार्थ था। आइए हम देखते हैं कि इसका शिल्प सौंदर्य क्या है, क्योंकि हमारे प्रश्न आता है प्रश्न उत्तर का, और दूसरा प्रश्न आता है कि भाई इस कविता का भाव सौंदर्य लिखिए, इसका शिल्प सौंदर्य लिखिए। मान लीजिए इस पहले हम स्टैंजा का पहली 4 लाइनों का जो है हम इसका शिल्प सौंदर्य बताना चाहते हैं। तो शिल्प सौंदर्य में हम सबसे पहले बताते हैं भाषा। भाषा साहित्यिक है, सरल है और खड़ी बोली है। मतलब भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली है। शैली, शैली इसकी मुक्तक है। कविताओं में 2 प्रकार की शैलियां होती हैं, एक प्रबंध शैली और एक मुक्तक शैली। यहाँ पर मुक्तक शैली है। अलंकार, अलंकारों को देखने की कोशिश करें। बाहर भीतर में अनुप्रास है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यहाँ प्रश्न अलंकार है। और कविता को चूंकि उड़ान भरते दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। तो भाषा, शैली, अलंकार आदि हम बताते हैं, तब हमारा ये शिल्प सौंदर्य हो जाता है। मान लीजिए भाव सौंदर्य हमें इसका लिखना हो, तो भाव सौंदर्य का मतलब उसका भावार्थ बहुत थोड़े शब्दों में 1-2 सेंटेंस में लिख देना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले 4 पंक्तियों का हम कहें तो कहना चाहेंगे कि कविता जो है वो चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान में और चिड़िया की उड़ान में अंतर होता है। कविता की उड़ान असीमित होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। धन्यवाद।